नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एग्जाम एक्सपर्ट पे। और इस बार वंस अगेन ये वीडियो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के वजह से बनाया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है एनआरए सीईटी से रिलेटेड। हमारे देश में एनआरए सीईटी हमेशा एक चर्चा का मुद्दा रहा है। साल 2020 से लेकर अभी तक जब से ये ऐलान हुआ है कि एनआरए सीईटी जो है ये लागू होगा और अलग अलग एग्जाम्स जो हैं वो सब के सब एनआरए सीईटी के अंतर्गत आ जाएंगे, वन नेशन वन एग्जाम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो तब से स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कौतूहल बना हुआ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें इंक्लूडेड होंगे, एग्जाम कितने स्टेजेस में होंगी, कब से एनआरए सीईटी लागू होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारियां आज के इस वीडियो में देनी है, इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और सारी जानकारियां आज आप समझ के जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एनालिसिस भी आपके सामने पेश करूंगा कि जिसमें एनआरए सीईटी को लेकर जो भी स्टूडेंट्स के मन में जो जिज्ञासाएं हैं उन सब से रिलेटेड हम अच्छी चर्चा करेंगे। तो बिफोर आई रियली बिगिन विद द इशू ऑफ दैट एनआरए सीईटी, आपको कुछ एक दो चीजें अपडेटेड रूप में बतानी है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में एक बार एक बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं बैंकिंग के एग्जाम के लिए, और अगर आप चिंतित हैं जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आपके लिए एक पावर पैक कोर्स हमने बना के रखा है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इससे पहले मैंने 1.0 और 2.0 आपके लिए लाया था, और अब मैं ब्रह्मास्त्र 3.0 आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर 23 मई डेट लिखी हुई है, लेकिन ये दरअसल 26 मई से शुरू होने जा रहा है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल होगा, 90 दिन की वैलिडिटी के साथ शानदार 15 to 20 टॉपिक्स आपके लिए इसमें कवर किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी सिडबी ग्रेड ए की भी एक बैच है जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप में से कोई भी सिडबी ग्रेड ए के लिए ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है तो आपके लिए ये बैच बहुत फायदेमंद होगा। इसमें 6 सेशंस और 2 मॉक इंटरव्यूज हर स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। अक्रॉस इंडिया हमारे पास इसमें बच्चे ज्वाइन होते हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। सो आप भी अगर सिडबी ग्रेड ए के लिए एक बढ़िया वन स्टॉप सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं तो आज ही संपर्क करें और सिडबी ग्रेड ए के लिए आप ऑनलाइन बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंकिंग सक्सेस ये हमारी एक हमेशा की मैगजीन रही है, करंट अफेयर्स की एक शानदार मैगजीन जो कि इंग्लिश और हिंदी भाषा में हम आपके लिए लेकर आते हैं, और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से एक बढ़िया कलेक्शन दे दिया जाता है ताकि मंथली रैपअप आप बहुत बढ़िया कर सकें। तो करंट अफेयर्स के लिए ये आपके लिए एक शानदार सॉल्यूशन है, 250 MCQs पर मंथ। एंड एट द लास्ट, स्टैटिक जीके की एक हैंडबुक। बहुत सारे स्टूडेंट स्टैटिक जीके को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं और बहुत सा ऐसा कंटेंट है जो अलग अलग जगह बिखरा पड़ा होता है, सबको एकत्रित करके अक्यूमुलेट करके हमने एक परफेक्ट मैगजीन आपके लिए बनाई है। साल में 2 बार हम इसका एडिशन लॉन्च करते हैं, एक अप्रैल में आता है और एक आता है दिवाली के बाद। तो ये जो अप्रैल एडिशन है ये आपकी सेवा में बिल्कुल उपलब्ध है, आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए क्विकली चलते हैं दोस्तों, आज के नोटिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस, ओके, तो इनका अपना एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें इन्होंने कुछ अपडेट दिए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज एनआरए गियरिंग अप टू कंडक्ट, एक सेकेंड मैं जरा पेन सेलेक्ट कर लूं। NRA gearing up to conduct computer-based online common eligibility test, that is CET, for recruitment to non-gazetted post by the end of the year। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना यह है कि साल के अंत तक नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए हमारा CET का एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा, राइट। तो उन्होंने ये बातें यहाँ पर बताई है, लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमको एक परफेक्ट आकलन करना पड़ेगा और हमको एक प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन इसका करके देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में इस तरह से जैसा ये बोल रहे हैं उस तरह से ये एग्जाम होने के चांसेस कितने हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर आकाश सर ने मराठी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लिया है, हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूं। तो इसको आप जरा ऐसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे अर्लियर डेडलाइंस फॉर एनआरए सीईटी के बारे में। देखो दोस्तों, आप इस बात को समझो कि इससे पहले ऑलरेडी 2020 में
इसकी एक पहली डेडलाइन आ चुकी थी, आपको सबको याद ही होगा, NRACET 2020 एंड तक आ जाएगा। फिर उसके बाद अगली एक और डेडलाइन इन्होंने लाई, वो थी सितंबर 2021 तक की। तो बोला गया कि सितंबर 2021 तक एग्जाम आएगी। फिर उसके बाद बोला गया कि नहीं नहीं, एटलीस्ट अर्ली मंथ्स ऑफ 2022 में एग्जाम हो जाएगी। अब अर्ली 2022 का तो यही मतलब होता है कि एटलीस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप एग्जाम करवाएंगे। ऑलरेडी अब मार्च क्या मई तक एंड होने को आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि एग्जाम टाइम पे नहीं हुई है, तो इस बार भी शायद ये एग्जाम टाइम पे नहीं होगी। इसके पीछे और भी बहुत से रीजंस है। अब इनका कहना ये है कि भाई इस साल के एंड तक हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक और डेडलाइन है जो कि वंस अगेन आगे एक्सटेंड हो सकती है। यस, तो दिस कैन बी वन मोर डेडलाइन जो कि फिर से एक्सटेंड हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि ये एग्जाम कभी भी हो, आप सेंट्रली एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि इस साल का IBPS का कैलेंडर जो है उसके हिसाब से जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो निर्धारित है, वो सुनिश्चित है। तो उन एग्जाम्स के ऊपर अपना पूरा फोकस लगाइए और जनवरी फरवरी 2023 तक आपके ऑलरेडी प्री डिसाइडेड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो आप पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ उसकी तैयारी जारी रखिए, ये बहुत जरूरी है। बाकी NRACET वंस अगेन लेट अस से कि ईयर एंड के आगे फिर से एक्सटेंड होता है, सो ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी ऐसा 2-3 बार हो चुका है, राइट। दूसरी एक और चीज है यहां पर, एक्सपेक्टेड एप्लीकेंट्स एज पर 10th 12th ग्रेड्स इन फर्स्ट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। आप जरा एक पल के लिए सोचिए, NRACET जो है वो ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए लिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। अब ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए अगर आप देखेंगे तो आमतौर पे 10th 12th ग्रेजुएशन वाले जो फर्स्ट ईयर में हैं, ये सारे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं उन एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप एक सिंपल रेलवे की एग्जाम भी देखते हैं, RRB NTPC की एग्जाम देखते हैं, तो करोड़ों में एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है, करोड़ों में एप्लीकेशंस आते हैं, महीना भर एग्जाम चलती रहती है। तो अगर आप इस एस्पेक्ट पे भी देखें कि रोज ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन एग्जाम दे पाते हैं, तो अवर मैक्सिमम कैपेसिटी इज रफली अराउंड 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास की मैक्सिमम कैपेसिटी है। अगर दिन भर में 4 शिफ्ट में भी एग्जाम होती है, तब भी 6 लाख विद्यार्थी लगभग एक दिन में एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशंस का मैं अगर एक रफ आइडिया लगाऊं तो कम से कम 3 से 3.5 करोड़ या 3 से 4 करोड़ के दरमियान एप्लीकेशंस आते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितना लंबा वक्त लगेगा एक एक फेस में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, या एक एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कितना लंबा वक्त लग सकता है। सो उस एस्पेक्ट में NRACET की अभी तक कितनी प्रिपरेशन हो पाई है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसीलिए चांसेस ये हैं कि इनको और सिस्टम्स को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए वक्त लग सकता है। सो आज की परिस्थिति में अगर हम डायरेक्टली बोले कि NRACET जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है उस हिसाब से दिसंबर में आ जाएगा, तो चांसेस थोड़े कम लगते हैं। हो सकता है कि ये डेडलाइन थोड़ी और एक्सटेंड हो जाए। ओके, उसके बाद एक और रीजन है जो कि थोड़ा सा विचारणीय है इसमें, वो है प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। आप इस पॉइंट को जरा ठीक से समझने की कोशिश करिए। हमारे देश में बहुत से लोग लगातार RTI लगाते रहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके, जिसके तहत डिपार्टमेंट से जानकारियां निकाली जाती है और जिसके आधार पे लोग अलग अलग प्रकार से अपने प्लान्स बनाते हैं कि आगे किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए या क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी तक तो किसी RTI में ये बात सामने नहीं आई कि गवर्नमेंट ने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से इस एग्जाम के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए बड़ी चर्चा की है। इनफैक्ट कोई एक मास स्केल पे कोई प्रिपरेशन चल रहा है, या फिर अगर हम ये कहें कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके वाकई में मतलब एक बहुत बड़ा सिस्टम इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, तो उसके ऊपर अभी भी सवाल बना हुआ है। ऐसी तो कोई बातें सुनाई नहीं दी, क्योंकि
जब आप बात करते हैं कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आपको इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेना पड़ेगा। इसमें आपको बैंकिंग के डिपार्टमेंट्स को साथ में लेना पड़ेगा, इसमें आपको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट साथ में लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो चलेगी ही। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाने के बाद ही ये सब हो पाएगा, और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अभी तक एक इफेक्टिव जानकारी तो सामने आई नहीं है। तो उस हिसाब से ये सब कुछ इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगले आने वाले 5 से 6 महीने में किस तरह से होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। फिर उसके बाद एक और चीज है कि सीईटी फॉर बैंक क्लर्क एंड बैंक पीओ। देखिए, हम इस बात को अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि भाई ये एग्जाम ग्रुप डी वालों के लिए है, तो फिर ये बैंक पीओ और बैंक क्लर्क जो है ये सब ग्रुप ए में आता है, राइट। सो उस तरीके से अगर हम बात करें तो उनका क्या होगा, क्या फिर ये एग्जाम्स भी सीईटी के अंतर्गत आएंगी या नहीं आएंगी, उसके ऊपर वंस अगेन सवाल बना हुआ है, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी आप कोई नया सिस्टम लाते हो तो आप सबसे पहले ये बता देते हो कि उसके अंदर कितने प्रकार के अलग अलग सहूलियत होगी, किसके लिए है ये इफेक्टिवली, और कौन कौन इसके अंतर्गत एग्जाम ले पाएगा। तो यहाँ पर वंस अगेन एक और कंफ्यूजन बना हुआ है स्टूडेंट्स के मन में कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके ऊपर कोई भी अपडेट अभी तक दिया नहीं गया है। सो वंस अगेन सवाल वहीं का वहीं है। ओके, अच्छा, एक और बात है कि जैसे ये बोला गया था कि हर जिले में एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, ये तो शुरू से ही बोला गया था कि हर एक जिले में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जैसे मैं अपने स्टेट की बात करता हूं, महाराष्ट्र की, तो हमारे यहाँ जितने अलग अलग जिले हैं उनमें से गिनती के कुछ जिले हैं, बड़े बड़े जिले, जहां पर ये एग्जाम रेगुलरली कंडक्ट होती है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम रेगुलरली कंडक्ट होती है। मुंबई हो गया, नासिक हो गया, ऐसे कुछ कुछ जगह है जहां पर, औरंगाबाद हो गया, जहां पर रेगुलरली एग्जाम कंडक्ट होती है। इक्का दुक्का एग्जाम छोटे मोटे जगहों पर कंडक्ट हो जाती है, नांदेड़ हो गया, लातूर हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी भी बाकी पूरे जगह पर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अभी तक प्रिपेयर हुआ नहीं है, उस तरह से कोई फैसिलिटीज, कोई इंतजामात वहां पर बनाए नहीं गए हैं। तो इतना सब कुछ 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, ये वंस अगेन थोड़ा सा डाउटफुल है। ये वंस अगेन एक सोचने वाली बात है कि मास स्केल पे ये एग्जाम कैसे होगी, क्या इसको स्टेज वाइज इंट्रोड्यूस किया जाएगा या क्या। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी अनसर्टन और अनक्लियर हैं। सो दैट इज वाई वंस अगेन यहाँ पर हम कॉन्फिडेंटली ये बात को नहीं बता सकते। देन सिलेबस, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम एंड वेबसाइट। देखिए, अभी तक इन सब चीजों के ऊपर आपको नहीं लगता क्या कि क्लैरिटी आ जानी चाहिए थी कि भाई अगर मान लो आपको ईयर एंड तक अगर आपको एग्जाम कंडक्ट करानी है तो आपको सिलेबस क्या रहेगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, आपने बोला है कि भारत में जितने भी अलग अलग जो शेड्यूल 8 के अंदर जो अलग अलग लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है वो, और उसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में एग्जाम होंगी, तो फिर उससे रिलेटेड क्या पैटर्न होगा, उसके ऊपर वेबसाइट जिसमें सारी जानकारी, इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वंस अगेन थोड़ी कंफ्यूज करती हैं, जिसके बारे में एक प्रॉपर चर्चा अभी तक चल रही है और जिसके ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हालांकि देखिए, ये भी एक बात है कि अगर मान लो सिलेबस की बात करें तो आई बिलीव, या अगर आप कोई भी दूसरे किसी एजुकेटर की भी अगर हम सुनेंगे तो लगभग ऐसा लगता है कि 50 से 60% सिलेबस तो एक जैसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे एसएससी की जो एग्ज़ाम है या रेलवे की जो एग्ज़ाम है उसका कोई पार्ट हो सकता है बैंकिंग में आ जाए, बैंकिंग की एग्ज़ाम में कोई दूसरी चीज़ें और मिक्सअप हो जाएं, तो उसको हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव या थोड़ा एक अलग शेप दिया जाए। लेकिन लगभग क्वांट, एलआर, डीआई, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सब चीज़ों में ऐसे कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं होने वाले हैं। सो जो स्टूडेंट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, कभी कभी ऐसे बहुत से स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको हमेशा यही बोलता हूं कि फंडामेंटली स्ट्रक्चर में तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। आपको मैथ्स लगने वाला था तो मैथ्स तो लगेगा ही, इंग्लिश की तैयारी करनी थी वो तो लगने ही वाली है, रीजनिंग की तैयारी लगने वाली थी वो तो लगेगी ही, जीके की तैयारी लगने वाली है वो तो लगेगी ही। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिलेबस में कुछ एक डिफरेंस क्रिएट किया जाए। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन जैसी चल रही है वैसी बिल्कुल जारी रखिए, बिंदास। कम से कम अगले साल जनवरी तक आपको अभी फिलहाल इसके बारे में खूब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली क्या लगता है मालूम,
कि जैसे इस तरह की कोई एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, तो यूट्यूबर्स को एक मौका मिल जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना दो, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा कर दो, ओके, और इसके ऊपर अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को फिर से अवेयर करने की कोशिश करो कि अगर ये एग्जाम हो गई तो फिर एसबीआई क्लर्क का क्या होगा, फिर आरआरबी क्लर्क का क्या होगा, आगे आने वाले दिन में आरबीआई ग्रेड भी होगी उसका क्या होगा, ईसीजीसी एग्जाम का क्या होगा, कोई एग्जाम अगर एएफओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होगी तो ये वाली एग्जाम उसके लिए अप्लाई करेगी, एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर एकदम से माहौल गर्म हो जाता है और चर्चाएं हो जाती है, जिसको काफी हद तक सबड्यू करना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव इसको काफी हद तक सबड्यू कर देना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए दिसंबर जनवरी 2022-23 तक आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस साल का कैलेंडर आपके पास है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करें और अपनी तैयारी जारी रखें। और लास्ट में, when can we expect NRA CET? As I already said कि वो जब होगी तब होगी, ओके, क्योंकि ऑलरेडी जिसके बारे में 2-3 बार डेट एक्सटेंड हो चुकी है उसके बारे में स्पष्ट तरीके से कोई भी नहीं बता सकता, सिवाय जो इस एग्जाम के लिए पूरा फॉर्मेट और पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके ऊपर अभी फिलहाल चर्चा ना की जाए, सिर्फ इतना समझा जाए कि हमारे पास अभी उस एग्जाम के पहले कितना वक्त है। तो श्योर शॉर्ट आपके पास 6 से 7 महीने का वक्त तो है ही, तो उसको आप पूरी तरह से खरा सोना बना दीजिए और उसमें अपनी जितनी हो सके उतनी शानदार प्रिपरेशन करते चलिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट। इससे रिलेटेड उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनआरए सीईटी रिलेटेड बहुत सी चीजें समझा पाया, बता पाया। कमेंट्स में जरूर अपने डाउट्स पोस्ट करिएगा और जरूर ये बताइएगा कि इससे रिलेटेड कोई आपके मन में कोई कौतूहल है, कोई डाउट है, तो जरूर आप वहां पोस्ट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जो आपको नीचे स्क्रोलिंग पर दिखाई दे रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।